राम राम जी, मैं गिरधर शर्मा थेमन जानो थेमन पिछाणो देखने लग रहा स्पेशल प्रोग्राम देखा अपना हरियाणा। भाई हरियाणा का वहाँ ई इलेक्शन का दौर और आने वाली 25 तारीख ना वोटिंग होनी है। पहली अपील तो तारते या कि वोटिंग जरूर करियो, और दूसरी आज मेरे साथ फतेहाबाद की सब तब बलवान हस्ती यानी बलवान सिंह जी दौलतपुरिया। मेरे एक बात याद आ गई, 20वें बात ज़रूर बताऊंगा कि सुनीता दुग्गल जो एमपी थी उन्होंने एक बार इनको एक प्रोग्राम में बोला था कि आप बलवान भी हो और दौलतमंद भी हो, क्योंकि दौलत आपके नाम में लगे है। तो दूसरा ये कांग्रेस में बलवान करने लग रहे हैं, दिन हो चाहे रात हो, ठीक है, चाहे सुबह के 7 बजे हो चाहे रात के 10 बजे हो, ये कांग्रेस के लिए नज़र आते हैं खड़े, बिना थके, बिना रुके, बिना डरे, बिना झुके, दिन रात एक कर रहे हैं। तो आज अपन ये अपने विचार रखेंगे, बताएंगे, जानकारी देंगे कि कांग्रेस की क्या स्थिति है। तो एक बार चौधरी साहब, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम कर दो हमारे दर्शक है। राम राम भाई, सभी साथियों को नमस्कार। और मैं सभी साथियों से विनती निवेदन गुजारिश करता हूँ कि आने वाली 25 मई हमारी ज़िंदगी का बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचाना है, किसानों को एमएसपी गारंटी कानून देना है, दुकानदार भाइयों का व्यापार बचाना है, युवा बच्चों को रोजगार देना है, महंगाई को कम करना है या उनको आर्थिक सहायता देकर उनकी भरपाई करनी है, और भी बहुत सी बातें इस बार हमें इस चुनाव में करनी है। क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले 100 साल की हिंदुस्तान की राजनीतिक दशा और दिशा तय करेगा। इसलिए हम सब का ये जिम्मेवारी बनती है कि इस चुनाव में हम सोच समझ के अपने मत का प्रयोग करें। और मेरा तो आपसे निवेदन है कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इंडिया गठबंधन का साथ दें। जिस तरह से आज पूरे समूचे राष्ट्र सत्र पे दलगत राजनीति का मुद्दा गौण हो चुका है, जनता वर्सेस नरेंद्र मोदी का चुनाव हो चुका है, तो जनता इंडिया गठबंधन के साथ है। तो हरियाणा प्रदेश की जनता जनार्दन भी इंडिया गठबंधन का साथ दे। और सिरसा लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी चुनाव मैदान में है। आने वाली 25 तारीख को वोटिंग मशीन के 5वें नंबर पे हाथ के सामने का बटन दबा के अपने क्षेत्र से बहन जी को ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिता के हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में भेजे। वाह जी वाह, दौलतपुरिया साहब, आप जी ने तो जमा तोड़ बिठा दिया। यानी मैं कहूँ ना, बिना रुके, तो बिना रुके आपने देख लिया, एक लाइन में सारी बात कह दी। अच्छा चौधरी साहब, न्यू बता दो फिलहाल कि आपने राउंड कर लिया डबवाड़ी से नरवाना तक का सारा, और सबसे चर्चित अगर कोई चेहरा है तो वो बलवान सिंह जी दौलतपुरिया का है, और राजनीति के मंजे खिलाड़ी हो। तो ये बता दो सिचुएशन क्या है फिलहाल। हम पिछले 1-1.5 महीने से लगातार में एलनाबाद से लेकर नरवाना तक प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में हाजिर लगा चुके हमें। और शर्मा जी, इतना ज़बरदस्त माहौल है। मैं मेरी 25 साल की राजनीतिक ज़िंदगी में लोकसभा चुनाव में पहली बार देखने लग रही हूँ कि जनता चुनाव लड़ने लग रही है। या जनता चुनाव क्यों लड़े कि 10 साल की जो कुनीति आई, जनता त्राई माम करे। आज जनता वर्षी नरेंद्र मोदी का चुनाव है आज, और आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी का चुनाव जनता लड़ रही है। और जब किसी प्रत्याशी का चुनाव जनता लड़ती है तो आप और हम अंदाजा नहीं लगा सकते वो कितने भारी मार्जिन से प्रत्याशी जीत सकता है। विपक्ष के लोग भी यह कह कई सयाने जो राजनीति के जानकार है वो कह के कांग्रेस ने ये नहीं छोड़ना चाहिए कि जनता इलेक्शन लड़ रही है। कभी ये अति उत्साहित तो ना हो जाता हूँ, इस बार ज़्यादा तो ना हो क्या? नहीं, कोई अति उत्साहित नहीं है। जनता की भावनाओं के अनुरूप सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उम्मीदवार भेजा है। नहीं तो शैलजा बहन जी का सिरसा चुनाव लड़ने का मन भी नहीं था। वो तो हर बार कहती थी कि मेरा मन विधानसभा चुनाव लड़ने का है, लेकिन जो हाईकमान फैसला करेगा वो मुझे मंजूर होगा। लेकिन जब सिरसा लोकसभा के मतदाताओं ने, सिरसा लोकसभा की जनता ने स्ट्रांगली रिकमेंडेड किया कि यहाँ से सिर्फ शैलजा बहन जी कैंडिडेट बन के आनी चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आम जन भावनाओं को समझते हुए शैलजा जी को यहाँ भेजा। और उसी का परिणाम है क्या सिरसा लोकसभा क्षेत्र की जनता बहन जी का चुनाव लड़ रही है। यह बात तो आपकी मानना कि जड़ा भी जिक्र होगा, चाहे राजनीतिक विशेषज्ञ कोई भी है, वो कहे कि अगर कैंडिडेट मांग के हरियाणा में कोई भी लिया गया है हाईकमान से, तो वो कांग्रेस पार्टी का सिरसा से कुमारी शैलजा को मांगा गया है। ठीक बात। अच्छा, आप जीत कितने की लगा रहे हो, कितनी की बड़ी जीत लगा रहे हो? जब मैं आपको पहले भी कहा था भाई, किसी कैंडिडेट का चुनाव अगर जब जनता लड़े तो आप और हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो कितने भारी मार्जिन से जीत रही है। लेकिन मेरे अनुसार 4 लाख से ऊपर आज के दिन शैलजा बहन जी जीतने जा रही है। और भाजपा प्रत्याशी को तो शैलजा बहन जी के कैंडिडेट बनने से पहले लोगों ने हारावाद घोषित कर दिया था। और जो ही शैलजा बहन जी का नाम डिक्लेयर हुआ तो फिर भाजपा प्रत्याशी के
जमानत जब्त के चर्चे शुरू हो गए थे। अशोक और तंवर तो ये कहते हैं कि कैंडिडेट मिल ही नहीं रहा था, हमारे से तो बहुत लेट लेके आए, किसी को खड़े किया वैसे ही, वो तो ये कहते हैं रैलियों में। मैं आपकी इस बात पे भी आऊँगा। जो शैलजा बहन जी का नाम प्रत्याशी के रूप में घोषित हुआ तो अशोक तंवर जी के जमानत जब्त के चर्चे शुरू होने लगे, और अब पिछले 5 दिन से तो ऐसा लगता है कि बीजेपी 1.5 लाख वोट किसी तरह अशोक तंवर को भाजपा प्रत्याशी को आ जाए, वो लड़ाई लड़ रही है। अब जमानत बचाने की लड़ाई नहीं है इनकी, अब तो सिर्फ 1.5 लाख वोट लेने की लड़ाई है। भी कहीं हमें 1.5 लाख से नीचे चले गए तो हिंदुस्तान की नहीं, वर्ल्ड की जो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहती है और उसकी कैंडिडेट की जमानत जब्त होती है तो इनकी बड़ी भद्द पिटी। अब तो अपनी भद्द बचाने के लिए 1.5 लाख वोटों की लड़ाई लड़ रहे हैं भाजपा के लोग। अच्छा, वैसे इलेक्शन में अब की बार मुद्दे के हैं बड़े? मुद्दों की तो इनकी कुनीतियों की वजह से मुद्दों की तो भरमार है। मेन मुद्दा है महंगाई, और महंगाई की सबसे बड़ी मार पड़ती है रसोई के ऊपर। माताओं बहनों को बड़ा परेशानी होती है। व्यापार इन्होंने चौपट कर दिया, किसानों को MSP नहीं दी, बेरोजगार साथियों को रोजगार नहीं मिला, कानून व्यवस्था तार तार हो चुकी है, रिटायर्ड कर्मचारी OPS के लिए मारे फिर रहे हैं, नई भर्तियां नहीं कर रहे। इन्होंने कोई भी वर्ग प्रताड़ित करने से नहीं छोड़ा, चाहे कोई कर्मचारी हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो। सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज किया, कर्मचारियों के ऊपर किया, नर्सिंग स्टाफ पे किया, और भी जो भी कर्मचारियों ने जहाँ भी आंदोलन की राह पकड़ी, इन्होंने उसे अंग्रेजों की तानाशाही प्रवृत्ति के अनुसार कुचलने का काम किया। उसी का परिणाम है कि आज जनता भाजपा प्रत्याशियों को गाँव में अपने वार्ड में घुसने नहीं दे रही। फतेहाबाद ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ विधानसभा का वहाँ, तो सरपंच है वे कांग्रेस के साथ खड़े कम दिखाई दे रहे हैं। सरपंचों के साथ इन्होंने बड़ी नाइंसाफी की है। सरपंच एक जनप्रतिनिधि होता है, गांव का सम्मानित व्यक्ति होता है, लेकिन भाजपा के लोग अंग्रेजों के शासन पे चलते हैं। ये सोचते हैं भी ये सरपंच जी हमारा RS का एजेंडा है उसको लागू करने में दीर्घकालीन योजना में कहीं ना कहीं आड़े आएंगे। इसलिए सरपंचों ने जो आंदोलन किया उसको कुचलने के लिए पंचकुला के अंदर जो जेंट्स सरपंच थे उस पर चलो लाठीचार्ज हो जाए, महिला सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज किया था। आज सरपंच एसोसिएशन पूरे हरियाणा प्रदेश की इनके खिलाफ है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग जिस तरह से चल रहे हैं, जिस तरह से हमारी संवैधानिक संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, जिस तरह से लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म कर रहे हैं, तो ये सबसे छोटी इकाई है सरपंच। इनका दायित्व बनता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए इन सांप्रदायिक ताकतों को, RSS के लोगों को इनका विरोध करना चाहिए। और जो फतेहाबाद के जो ब्लॉक समिति के 25-30 मेंबर हैं, उन्होंने बिना किसी के निवेदन किए हुए खुद हिसार जाके शैलजा बहन जी को जब समर्थन दिया, सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, तो उससे ये बात साबित होती है कि आज पूरे पंचायत के, चाहे वो मेंबर पंचायत है, चाहे सरपंच है, चाहे ब्लॉक समिति है, चाहे जिला परिषद है, पूरी पंचायत आज शैलजा बहन जी के साथ खड़ी है। अच्छा, जो फतेहाबाद में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, चाहे आप तो हो ही हो, सिरमौर हो, पर इसके अलावा अगर प्रहलाद सिंह जी गिल्ला खेड़ा है और अरविंद सरबा जी है, जो सारे कांग्रेस आज एक मंच पर खड़ी दिखाई दे रही है, तो इसने एकजुटकरण में, खड़ी करण में कितना का जोर आया और मुख्य भूमिका किसकी रही? फतेहाबाद की कांग्रेस शर्मा जी पहले भी एकजुट थी। ये तुम्हारे विरोधी पक्ष के लोग और गोदी मीडिया तरह तरह के भ्रांति फैला रहा था। हमें कोई जोर नहीं है, ना कोई हमारे में फूट थी। जो शैलजा बहन जी का प्रोग्राम आया, शैलजा बहन जी प्रत्याशी घोषित हुई, हमने जो पहली मीटिंग बुलाई, सारे के सारे वहाँ पे उस पहली मीटिंग में ही शामिल थे। किसी को अपने चाय को मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम सारे साथ चल रहे थे। हमें पहले पता था हम सारे इकट्ठे हैं। ये तो गोदी मीडिया भ्रम भ्रांति फैला रहा था। अच्छा, एक बात और कि आपसे ज़्यादा सोशल मीडिया में कोई भी कांग्रेसी नेता एक्टिव नहीं दिख रहा, यानी आपने दिन रात ये कर रखी है। रोजाना अगर औसत लगाऊं, अगर आपकी फेसबुक की अगर सर्चिंग मारे तो 500 आदमी नए जोड़ रहे हो, ठीक है, जो एक रुझान बन रहा है कांग्रेस की तरफ। तो इसमें आप किस तरीके देखने लग रहे हो? सभी साथी है ना, उनका सोशल मीडिया अकाउंट बहुत अच्छा चल रहा है। हम हर रोज शाम को हर साथी इस तरह डिस्कस करते हैं, और सभी साथी सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं। चाहे प्रचार प्रसार का बात हो, चाहे कोई वोटर की अपील करनी हो, या चाहे किसी प्रोग्राम में जाने की अपील करनी हो, सभी साथी अपने सोशल मीडिया पर अपनी क्षमता अनुसार सभी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। आप सुबह से लेके शाम तक करो हो और दिखो भी हो, तो यह एनर्जी कड़ाता है। ये एनर्जी हमें जनता ही देती है, क्योंकि राजनीति को हमें जन सेवक के रूप में लेते हैं, और जब जनता त्राहिमाम करे तो बड़ा दुख होता है, और हम सोचते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए। तो जब जनता इतनी
उत्साह के साथ, उमंग के साथ बहन जी के साथ चल रही है तो हमें तो उससे एनर्जी आती है, फिर हम थकते भी नहीं, दिन रात काम करने की हमें ललक पैदा हो जाती है। और दूसरी बात यह करूँगा कि चंद्रमोहन बिश्नोई जी आपके साथ दिखे, गवा गवा दौरा करते बिश्नोई बेल्ट के जो एरिया है, बहन जी के साथ भी दिखे, और इधर से कुलदीप बिश्नोई जी भी है, चौधरी दूडाराम भी मौजूदा विधायक है वो भी है, तो आप किस तरह मन हुआ तो नज़दीकता तो देखिए लोगों का के रुझान रहा है? आपने 3 व्यक्तियों का पूछ लिया एक ही सवाल में, बहुत चतुर जर्नलिस्ट है आप है। 3 सवाल एक सवाल में पूछ लिए, मैं तीनों पे थोड़ी थोड़ी टिप्पणी करके आपको बताना चाहूँगा। जहाँ तक दूडाराम जी की बात है, दूडाराम जी कभी भी चौधरी भजनलाल जी परिवार के हमदर्द नहीं रही। जब भी चौधरी भजनलाल परिवार को दूडाराम की ज़रूरत पड़ी तो इसने उनकी पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया था, लेकिन ये अपने लालच के लिए, अपने वोटों के लिए चौधरी भजनलाल के नाम को हमेशा बुलाने का प्रयास करता है, लेकिन बिश्नोई समाज इन सब बातों से वाकिफ़ है। दूसरी बात, आपने कभी कुलदीप बिश्नोई जी आए थे। कुलदीप बिश्नोई जी बड़े भले आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, मैं उनकी मनस्थिति समझ सकता हूँ। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा उनकी स्थिति के बारे में। तो शर्मा जी, कुलदीप जी से एक भला आदमी था, उसके घर में सांप घुस गया, रसोई में सांप बढ़ गया, तो उसकी घरवाली बोली इस सांप को मार। वो बोले बेचारा जीव है चला जाएगा, क्यों मारे? बोलना या तो तू इस सांप ने मार, नहीं मैं तन्ने मारूंगी। तो बीजेपी ने कुलदीप की वो स्थिति कर रखी है, इसलिए कुलदीप जी को मजबूरी में यहाँ आना पड़ा। और बड़े बुजुर्ग कहते ना, या भाजपा मानस खानी पार्टी है, मानस खाने के साथ ये नेताओं को खाती है। जब कुलदीप जी थे कांग्रेस में तो वो प्रदेश सत्र के नेता थे, और जो इन्होंने भाजपा में एंट्री करी तो आज कुलदीप जी को हल्का सत्र का नेता बना दिया, उसकी राजनीति को भाजपा खा चुकी है। तीसरा आपने कहा भी चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन जी इस एरिया में पहले कभी नहीं आए थे। वो आए थे, चौधरी भजनलाल जी यहाँ पे आते थे, कुलदीप जी आते थे, उन्होंने कहा भी मैं 35 साल में पहली बार आपसे वोट मांगने आया हूँ जी, और मेरा यहाँ पे आना जाना आपसे दुख सुख मेरा निरंतर रहता है। और उन्होंने और भी बहुत सी बातें बताई थी बहन जी के बारे में, अपने बारे में। और मुझे लगता है इस बार बिश्नोई समाज चंद्रमोहन जी की बातों पे विश्वास करते हुए, जो व्यक्ति अपने 35 साल की राजनीति में पहली बार वोट मांगने आए तो उसके ऊपर बिश्नोई समाज फूल चढ़ाने का काम करेगा। और उसके साथ साथ शर्मा जी, जो कैमरी की जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर ने जो उस दिवंगत आत्मा के प्रति, जो बिश्नोई रतन के प्रति जो अपमानजनक शब्द कहे, उनकी जितनी निंदा की जाए कम है। उसका खंडन करने की सबसे बड़ी जिम्मेवारी मैं किसी की समझता हूँ तो दूडाराम की जिम्मेवारी थी, क्योंकि उसके 3 दिन के बाद में फतेहाबाद में जनसभा प्रस्तावित थी। अगर दूडाराम मीडिया में आके मुख्यमंत्री खट्टर को वार्निंग देता, चेतावनी देता कि मुकाम के बाद में हमारा हिसार में बिश्नोई मंदिर है, दूसरा देवस्थान, आप वहाँ पे जाइए, माफ़ी मांगिए, अपने शब्द वापस लीजिए, नहीं तो मैं फतेहाबाद की जनसभा में आपके साथ स्टेज शेयर नहीं करूंगा। ये बीजेपी वाले इतने कमजोर आदमी हैं, ये हाथों हाथ माफी मांगते, अपने शब्द वापस लेते। लेकिन ये दूडाराम तो बीजेपी वालों से भी कमजोर निकला। दूडाराम के तो मुंह में दही जम गई, ये एक शब्द भी नहीं बोल पाया। लेकिन बिश्नोई समाज के मुंह में दही नहीं जमी है, वो उस कैमरी जनसभा के अपमान का बदला आने वाली 25 तारीख को वोट की चोट से लेगा, और मनोहर लाल खट्टर के मुंह पे ऐसी चप्पत मारेगा कि मनोहर लाल खट्टर फिर कभी भी किसी दिवंगत आत्मा के प्रति, किसी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएगा। आपने कड़ा रुख अपनाया दूडाराम जी के प्रति, पर कुलदीप बिश्नोई के प्रति कड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है, तो उम्मीद कर सका कि वो कांग्रेस में घर वापसी कर सके? नहीं, कोई आपने देखता? मैंने इन तीनों की वो एक एक करके तीनों पे टिप्पणी की थी, किस आदमी का किस तरह का नेचर रहा है। कुलदीप जी के साथ मैंने कई बार काम किया, मैं इनको जानता हूँ, भला आदमी है, शरीफ आदमी है। जो सच्चाई है, जो रियलिटी है, वो आम जनता को बतानी चाहिए, चाहे हमारा विरोधी हो, चाहे हमारा पक्ष का आदमी हो। अच्छा, वैसे मौजूदा विधायक है चौधरी दूडाराम जी, और आप पूर्व विधायक रहे हो, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में भी अपनी अपनी पार्टी ने जो जिताने का कंपटीशन है, उसमें किस तरह देखने लग रहे हो आप? सभी अपने अपने स्तर पे तो मेहनत करता है, मैं मेरी पार्टी को जिताऊं, मैं मेरी पार्टी को जिताऊं, ये तो सभी का धर्म बनता है। जो जिस पार्टी में वो उसके लिए मेहनत करेगा। लेकिन किस व्यक्ति की बात पे जनता ज़्यादा विश्वास करती है? जनता विश्वास करती है, जनता की उम्मीदों के ऊपर जो जनप्रतिनिधि ज़्यादा खरा उतरे, जनता उस पर विश्वास करती है। फतेहाबाद विधानसभा की जनता ने मेरा भी 5 साल का टेन्योर देखा है, दूडाराम का भी पिछला भी देखा और अब का भी देखा। दूडाराम जी ने कहीं भी विकास के नाम पे एक ईंट लगाने काम नहीं किया,
किसी बच्चे को कोई सरकारी नौकरी दिलाने का काम नहीं किया, कहीं भी किसी तरह की आम जनमानस को जो सुविधाएं सरकार से मिलनी चाहिए इसने कहीं भी तत्परता नहीं दिखाई। और सबसे बड़ी बात तो यही है, सिर्फ भ्रष्टाचार में तो इसने PhD कर रखी है, विकास के मामले में ये विकास की भी नहीं जानता। ये 2004 से 2009 तक जब ये यहाँ का विधायक था तब इसने फतेहाबाद विधानसभा का बहुत बड़ा नुकसान किया था, क्योंकि हमारे जो भुन्ना में शुगर मिल थी वो हरियाणा की सबसे बड़ी भुन्ना शुगर मिल थी। उस टाइम में हरियाणा सरकार ने 42-43 करोड़ में उस मिल को बेच दिया था। अगर जनप्रतिनिधि में दम होता और वो कहता मुख्यमंत्री को जाके भाई आप इसको मिल को बेचिए मत, इसको होल्ड पे रखिए, अगर आप बेचोगे तो मैं CM हाउस के आगे मरण व्रत रख दूंगा, तो सरकार के लिए 42-43 करोड़ रुपये कोई मायने रखती। ये सरकार उस टाइम मानती, इसको होल्ड पे रखती, होल्ड पे रखती तो कभी न कभी हम इसको चालू करवा देते, लेकिन एक शब्द भी इन्होंने नहीं बोला। उसके बाद जब ये अभी यहाँ पे 2019 से 24 तक ये विधायक है अभी प्रेजेंट में, तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज आने की बात आई थी, हम सब ने स्वागत किया था, बहुत अच्छी चीज़ आई है, आना चाहिए, क्यों मेडिकल कॉलेज आने से यहाँ पे रोजगार बढ़ता, दुकानदार की दुकानदारी चलती, और भी लोगों को बहुत से रोजगार मिलता, युवा बच्चों को शिक्षा दीक्षा अच्छी मिलती। लेकिन नगर पालिका के जब वोट आए तो उसके लिए झूठा बोर्ड से लगा के वोट लेने का तो काम किया था, लोगों को ठगने का काम, झूठ बोल के भी मेडिकल कॉलेज यहाँ बना। जो ही नगर परिषद के वोट पड़े तो ये मेडिकल कॉलेज एक डिजर्ट एरिया में टवाना साइड में चला गया। लेकिन दूराराम की कमजोरी की वजह से वहाँ पे ये कॉलेज गया है। बबली जी ले गए, वो तो मंत्री थे सरकार में। लेकिन शर्मा जी, मैं आशावादी सोच का प्राणी हूँ, मैंने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी मेडिकल कॉलेज यहाँ ना आए। 3-4 महीने के बाद में अगर कांग्रेस पार्टी सत्तासीन हो गई तो संभावनाएं व्यापक है कि उस मेडिकल कॉलेज को फतेहाबाद में लाएंगे और यहीं पे वो अच्छे बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे नेशनल हाईवे के ऊपर है, ये दूर दराज से बच्चे भी आ सकते हैं और कुछ वहाँ पे आने जाने में लोगों को बड़ी दिक्कत रहेगी। जो मेडिकल कॉलेज का आम जनमानस को लाभ मिल सकता है वो फतेहाबाद में ही मिल सकता है। आपने कहा कि दूराराम जी ने किसी को नौकरी नहीं लगवाई, तो सरकार तो ये दावा कर रही है कि हमने पर्ची खर्ची बंद कर दी, तो दूराराम जी लगवाएंगे कहाँ से? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है पर्ची खर्ची के, लेकिन पर्ची खर्ची का सबसे बड़ी धज्जिया किसी ने उड़ाई है तो हमारे दूराराम जी ने उड़ाई है। इसके तो ड्राइवर ने भी आरोप लगाया सरेआम मीडिया में आके, भाई इसका PA और इसका स्टाफ, और कहीं ना कहीं इसकी तरफ भी उंगली उन्होंने की है कि इन्होंने मुझे वो कोई HKRN या कोई दूसरी टेम्परेरी भर्ती के लिए मेरे से पैसे ले रखे, मैंने लोगों से ले लिए, मैं दे नहीं पा रहा। उसने जहर खा के मरने का भी प्रयास किया था। सारी बातें आज पब्लिक डोमेन में है, सारी बातों आपको पता है। जब उसका स्टाफ का व्यक्ति उसके ऊपर पर्ची खर्ची का आरोप लगाए, तो अगर मैं कहूँ कि वो तो अपनी गाड़ी में लेके भ्रष्टाचार घूम रहा था तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और एक बात मैं आपको, पर्ची खर्ची की बात छोड़ो शर्मा जी, अब तो यहाँ पे सूटकेस चलती है, ये तो लोगों को गुमराह करने के लिए पर्ची खर्ची का नाम लेते हैं, लेकिन पर्ची खर्ची की सबसे बड़ी धज्जिया उड़ी है तो फतेहाबाद में उड़ी है। अच्छा, दूसरा अब आप बात कर लिया लोकसभा के चुनाव पर फेरा मुड़ के, तो कोई बड़ा चेहरा अब तक सिरसा लोकसभा में नहीं आया कांग्रेस की तरफ से, तो क्या उम्मीद है कौन आ सकता है, क्या माहौल बदल सके? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योगी जी कल आके सिरसा में धाकड़ रैली करके गए हैं और कांग्रेस के ऊपर जम के हमला बोल रहा था। हमारे पिछले दिनों हमारी पार्टी का, वैसे तो शैलजा बहन जी भी महासचिव है, CWC की सदस्य है, उत्तराखंड की प्रभारी है, बहुत बड़ा चेहरा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पायलट सचिन पायलट जी पिछले दिनों भुन्ना के अंदर जनसभा करके गए हैं। वो भी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सत्र के नेता हैं। उसके साथ साथ आने वाली 23 तारीख को आदरणीय बहन प्रियंका जी का सिरसा में रोड शो है, सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगा रोड शो। तो 23 तारीख को सिरसा में रोड शो प्रियंका बहन जी का प्रस्तावित है। प्रियंका गांधी जी 23 तारीख को सिरसा में आ रही है। सिरसा आ रही है। भाई साथियों, यह खबर नहीं निकल के आई है, आगे आगे वीडियो में शेयर करो और बता दो कि प्रियंका गांधी जी 23 तारीख ने सुबह 8 बजे सिरसा रोड शो है, तो भाई तुम भी शामिल हो सको हो। दूसरा ये बता दो कि जो आज राहुल गांधी जी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, उन हरियाणा का अभी तक कोई ज़्यादा बड़ी रैलियाँ नहीं करी, जबकि मोदी अमित शाह सारे सक्रिय है। तो हरियाणा में ओवरऑल कांग्रेस इतना ढीलापन क्यों दिखा? नहीं, कोई ढीलापन नहीं है। जो जो चुनाव नज़दीक आते हैं शीर्ष नेतृत्व तभी ज़्यादा सक्रिय, क्योंकि उनको दूसरी जगह भी जाना आता है।
समूचे राष्ट्रीय स्तर पे उनके प्रोग्राम बनते हैं। अभी कल ही राहुल जी की 3 जनसभा प्रस्तावित है हरियाणा में, और खड़गे जी की भी है, और प्रियंका जी की, ये तो मेरे नोटिस में, दूसरी मेरे नोटिस में नहीं, इसकी भी 3-4 जगह इस तरह जनसभा और रोड शो प्रस्तावित है। इन 3-4 दिन में पूरा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो हरियाणा में ही है। एक चौधरी साहब, ये सवाल है मेरा आपका है कि जो बुन्ना में रैली हुई, सचिन पायलट जी आए, तो उस दिन जो मंच के ऊपर कोई यानी भीड़ भाड़ में कोई धक्के मुक्के लगे, कोई इसी बात चलने लग रही है, मीडिया का मचल, लोगों ने बात चक रखी है, हर कोई कह रहा है, तो वो उस दिन क्या बात हुई कि किसी की फील हुई, आपने किसा का लगा? मीडिया में नहीं चल रही है बात है, ये बीजेपी का IT सेल दुष्प्रचार कर रहा है। हमें नहीं पता था कि वर्ल्ड की इतनी बड़ी पार्टी इतने नीचे सत्र पे आ जाएगी। जो ही हमारे पायलट साहब है स्टेज पे आए तो कार्यकर्ताओं में इतना जोश था, हजूम था कि बहुत सारे लोग कैपेसिटी से ज़्यादा स्टेज पे चढ़ गए थे। तो उससे में हमारा कोई अनुशासन है, थोड़ी अफरा तफरी होगी। तो जब भीड़ भड़ाका होता है तो धक्के लग जाते हैं एक दूसरे की भीड़ के अंदर। आपने देखा होगा पिछले दिनों राहुल जी की और अखिलेश जी की जनसभा थी, इतनी भीड़ थी कि तिल, पंजाबी में कहावत है, तिल सुट्टू था नहीं सोते, तो राहुल जी भाषण भी नहीं दे पाए थे। तो जब इस तरह का जब लोगों का प्यार जोश इतना होता है तो अफरा तफरी होती है, उसके अंदर धक्का लगना स्वाभाविक बात है, ये कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात। लेकिन बीजेपी का IT सेल और तो इनके पास कुछ है नहीं, यानी कांग्रेस में आपसे मनमुटाव नहीं है? कोई मनमुटाव नहीं है, हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता है, हमारे आदरणीय है वो। लेकिन भीड़ इतनी थी, पायलट साहब कसूर थोड़ा है, हमारी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा चढ़ गई थी, वर्करों में जोश इतना था, कोई स्टेज के ऊपर चढ़ के तो आपस में खड़ी रहने की जगह नहीं थी। तो इस तरह की जगह में माड़ा मोटा धक्का मुक्का हो जाता है, ये चुनाव में चलता रहता है, ये खास बात नहीं। लेकिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी इतनी नीचे सत्र पे आ जाएगी, इसका मुझे बड़ा रहना होगा। अभी इनको मोदी जी का सत्र आप देखिए, वही 14 वाला भाषण, गाय भैंस, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद। अरे 10 साल राज किया, 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके आओ और इंडिया गठबंधन से आप 2-2 हाथ करो, तब मज़ा आएगा भी हाँ वोट मांग रहा आदमी कोई। वही पुरानी बातों पे उस जब प्रधानमंत्री मोदी का ही सत्तर इतना है तो फिर बीजेपी का तो गिरना ही था। उस पर हम कोई टीका टिप्पणी करें तो मेरे को लगता है अपना समय बर्बाद करने वाली बात है। अच्छा, और दूसरा चौधरी साहब न्यू बता दो कि जो जातिगत वोट है उनका क्या माहौल है? क्योंकि जातिगत वोट हरियाणा की राजनीति तो दूर नहीं रहा कभी। वैसे अगर आप देखा तो भी देखो, चंद्रमोहन जी ने जो गाँव में यात्रा करी है, लोग तो मिले हैं, तो ये भी एक विश्नोई समाज के वोट है, या कोई और भी लोग हैं जैसे, तो इनमें एक जातिगत वोट का आपने क्या आंकड़ा लगा है? वैसे तो कांग्रेस पार्टी की एक सोच है, शर्मा जी कभी जात पात की बात नहीं करती। कांग्रेस पार्टी सर्व धर्म को, 36 बिरादरी को मानने वाली पार्टी है। राहुल जी ने जो 5 गारंटी दी है उसके अंदर एक गारंटी गरीब महिला को हम 1 लाख रुपया सालाना उसकी रसोई खर्च चलाने के लिए देंगे, क्योंकि इसे महंगाई के ज़माने में सबसे ज़्यादा वजन रसोई पे पड़ा है। एकदम महंगाई कोई सरकार कम नहीं कर सकती, लेकिन हम उसकी आर्थिक सहायता करके कहीं ना कहीं भरपाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने कोई जात पात का भेद नहीं रखा। राहुल जी की और कांग्रेस की सोच है कि गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जात पात नहीं होती। उसी तरह चुनाव में भी हम कोई जात पात की बात नहीं करते, हम सिर्फ जनता की बात करते हैं, सर्वधर्म की बात करते हैं। और जनता जनार्दन आज इंडिया गठबंधन के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। अब दूसरी बात रहेगी जी, चलो जातिगत नहीं करते पर धार्मिक वोट कहीं ना कहीं बड़ी भूमिका निभावे है। धर्म से जुड़े लोग हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हैं, वो जय श्री राम का नारा देते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई अपने एरिया का डेरे बने हैं, कई धाम बने हैं, मठ बने हैं, धूणे बने हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा असर है। तो जैसे सरसम भी डेरा है, एक बाबा भूमन शाह का भी डेरा है, कंबोज बिरादरी ज़्यादा जाती है, या दिनोद भिवानी भी जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे कई डेरे हैं, इनका क्या प्रभाव लग रहा है आपने? नहीं, डेरे में हर श्रद्धालु जो जिसको मानता है उसको जाना चाहिए, और कांग्रेस के नेता और वर्कर भी किसी न किसी डेरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मैं दिनोद डेरे से जुड़ा हुआ हूँ, इसी तरह और भी साथी हर डेरे से अपनी अपनी आस्था है उनकी, लेकिन वहाँ पे जाना चाहिए। तो कांग्रेस का कोई नेता या वर्कर जाता है तो डेरे के अंदर जाके राजनीतिक बात नहीं करता, ना हम कभी वोटों के लिए अपील ऐसी बात करते, और ना डेरे में जाके करनी चाहिए। ये एक धार्मिक स्थल है, वहाँ पे जाके हमें सिर्फ अध्यात्म की बात सीखनी चाहिए, धार्मिक बात सीखनी चाहिए। राजनीति करने के लिए प्लेटफार्म और बहुत है। ये कहते तो अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी वर्ल्ड की, लेकिन इनका सत्र बड़ा निमन है। इनको भी इस तरह जगह जाके इतना सत्र नहीं गिराना चाहिए। राजनीति करो तो और प्लेटफार्म और बहुत है, वहाँ करनी चाहिए राजनीति, डेरे में राजनीति नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा,
एक बात और बताइए जी लास्ट में पता है की बात कि जो फतेहाबाद में आगे विधानसभा के इलेक्शन होने हैं उनमें कांग्रेस का क्या लग है, दूसरा ओवरऑल कांग्रेस का क्या माहौल लग रहा है अपने देश में? तो अभी तक आपने विधानसभा का मैं आपसे पूछूं, अभी तक आपने पता की बात पूछी क्यों? कोई 3 देर होगी, पता की बात ही पूछनी चाहिए थी। विधानसभा चुनाव 4 जून को जब इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर हरियाणा सरकार धाराशायी हो जाएगी और नए सिरे से हरियाणा विधानसभा चुनाव होंगे। और जो आज माहौल बन रहा है हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के प्रति, यही माहौल बरकरार रहेगा और कांग्रेस पार्टी 2/3 बहुमत से हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाएगी, यानी सैनी सरकार 1 महीने में धाराशायी। दूसरा लगते हथियार और बता जो कि सरकार फिर बनेगी या राष्ट्रपति शासन लगेगा? सरकार बनते नए विधानसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी, जैसा माहौल लग रहा है मुझे ऐसा लगता है राष्ट्रपति चुनाव नहीं लगेगा, ये विधानसभा घोषणा हो जाएगी, क्योंकि सारा 2 या 3 महीने का टाइम तो वैसे ही रहता है। और जो ही विधानसभा के चुनाव घोषित होंगे और जनता जनार्दन का आशीर्वाद आज कांग्रेस के साथ है तो भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी सत्तासीन होगी। तो चौधरी साहब, जो हमारे दर्शक अपना देखने लग रहे हैं इन आप एक अपना संदेश के देना चाहो ना समझा? दोबारा विनती निवेदन गुजारिश करूंगा कि 25 मई का दिन हम सबकी जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। जिस तरह से 1857 की क्रांति असफल हो गई थी, क्योंकि आज 2-2, 4-4 हर जगह नरेंद्र मोदी भगत है ना, उस टाइम वहाँ पे अंग्रेजों के पिट्ठू होते थे। उन लोगों ने 1857 की क्रांति को फैल करने में अपना योगदान दिया था और उसके बाद हमारे नौजवानों को संघर्ष करने के 90 साल लगे थे देश आजाद कराने में। इस बार साथियों आपने कोई गलती कर दी, दोबारा वोट का अधिकार पाने के लिए शायद आपको 100 साल लग जाएंगे। इस बात का कोई सबसे बड़ा गुनाहगार होगा तो हम सब होंगे और कोई नहीं होगा। इसलिए आप छोटे मोटे मन मुटाव भुला के दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इंडिया गठबंधन का साथ दें, कांग्रेस पार्टी का साथ दें। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे बलवान सिंह जी दौलतपुरी अपने साथ। तो इनने खुल कर अपने हर मुद्दे पर अपने विचार रखे, बहुत बढ़िया बात करी और कुमारी शैलजा जी के समर्थन में वोटा की अपील करी है। तो भाई इस वीडियो में आगे शेयर करो और कमेंट करके जरूर बताओ कि तबने इनके द्वारा कही बात किसी के लगी और हमारे सवाल किसी के लगे। और अगर जो कोई और सवाल भी तारा है और जो पूछना चाहो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सको हो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। और वीडियो ने शेयर कर दियो और देख दे रहो लोकल हरियाणा समाचार।